नमस्कार किसान भाइयों। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन ही हमें प्रकृति से रूबरू कराता है। ये हमारे जीवन का आधार है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी में नित्य जानकारी आ रही हैं। किसान भाइयों, आप खेती बाड़ी के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन इत्यादि से व्यवसाय करते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको ऐसे ही एक व्यवसाय मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, आप अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन कैसे करें, शहद उत्पादन कैसे करें, इसकी क्या संभावनाएं हैं। किसान भाइयों, बहुत ज़रूरी है कि हमें खेती बाड़ी के साथ एक अन्य व्यवसाय करना ज़रूरी है। तो आज हम आपको मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी देंगे और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग सिवनी से डॉक्टर अखिलेश कुल्हाड़े। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान भाई इस समय रबी फसलों की काम में व्यस्त हैं। ऐसे में अगर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करना चाहें तो कैसे करें? आज का जो परिवेश है, हमारे किसान भाइयों को यदि अपनी आय दोगुनी करनी है तो उसको अपने कृषि के साथ साथ दूसरे व्यवसाय भी करना पड़ेगा, जिसमें उनकी आर्थिक आय अच्छी हो सके। मधुमक्खी पालन उसी में से एक है। बहुत कम लागत से बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त करना हमारे लिए फायदेमंद है और हमारी प्रकृति के लिए भी और हमारी फसल के लिए भी। इससे फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा और कुछ आर्थिक सहायता होगी। डॉक्टर साहब, किसान भाई मान लो अभी रबी फसलों का मौसम चल रहा है, तो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करें तो किन क्षेत्रों में इसका उत्पादन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा? अभी देखिए, आपने कृषकों के यहाँ अजवाइन लगा है, सरसों लगा हुआ है, तो इसमें फ्लावरिंग स्थिति है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शहद का उत्पादन होता है। मधुमक्खियाँ रस चूस करके शहद बनाने का काम करती हैं, तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा फल वाले पौधे हैं, बिही है, फिर अभी आम आएगा, फिर जामुन आएगा और अभी यूकेलिप्टस है, सब में फ्लावरिंग होना चालू हो रही है। बेर है, तो इन सब का शहद प्राप्त कर सकते हैं। जी किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि शहद जो है, जो मधुमक्खियाँ हैं वो केवल फूलों से प्राप्त करके पराग इकट्ठा करके और उसको शहद के रूप में जमा करते हैं। तो इस व्यवसाय को हमारे किसान भाई अगर करना चाहें तो जो सरसों की फसल व्यापक रूप से बोई गई है, अजवाइन की फसल इत्यादि जो फसलें, वहाँ अगर इसको शुरू करें तो बहुत जल्दी इसको सफलता प्राप्त होगी। डॉक्टर साहब, अगर शहद उत्पादन सहकारिता यानी इकट्ठे होकर अगर हमारे किसान भाई करें तो कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे किसान भाइयों के लिए शर्मा जी ने जो किया है। इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे किसान भाई एक अलग सिंगल यदि एक व्यक्ति यदि खुद कृषक करता है तो उसमें उत्पादन बहुत कम मिलता है। लेकिन यदि हम एक बड़े व्यापक रूप में हम करते हैं, कुछ कृषकों का समूह बना करके करते हैं, सहकारिता के माध्यम से सहकारी समिति बना सकते हैं या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सरकार के द्वारा उसमें अभी आर्थिक सहायता दी जा रही है। लगभग 17-18 लाख रुपए की राशि उसमें किसानों को दी जा रही है। उसमें एक व्यवसाय चालू करने के लिए है। उसमें आप 2 से 3 डायरेक्टर या अधिक भी बना सकते हैं। उसके बाद कम से कम 300 कृषकों का चयन करके उनको एक पंजीयन करा सकते हैं कंपनी एक्ट के अंतर्गत, और अपना शहद का जो उत्पादन होगा उसको एक लेवल दे के एक बाजार में आसानी से ला सकते हैं। जी किसान भाइयों, मिलजुल कर कोई काम किया जाए तो निश्चित तौर से सफलता मिलती है। वो बात मीठी क्रांति की हो अर्थात शहद की बात हो तो निश्चित तौर से हमें किसान भाइयों को मिलजुल कर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे खेत की मेड़ है जी अथवा फसल के बीच में इसके डिब्बे कहाँ रखे जाएं, कैसे इसका जी प्रबंध करना चाहिए? किसान भाइयों के लिए बहुत आसान है शहद उत्पादन। शहद उत्पादन यानी मधुमक्खी पालन, और मधुमक्खी पालन करने के लिए हम बॉक्स का चयन करते हैं। हम बॉक्स को मेड़ में रख सकते हैं या ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर पानी ना हो, जहाँ पर बहुत तेज़ धूप ना आए, जहाँ पर वो मधुमक्खियों को बहुत आसानी से अपना प्राकृतिक परिवेश मिल सके। ऐसी जगह हमारे लिए उपयुक्त रहती है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन अर्थात प्राचीन काल से हमारे देश में ये काम होता आ रहा है। पर ये जो किसी पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता लग जाता था, वहाँ से हमारे ग्रामीण भाई उसको तोड़ के इकट्ठा करके बाजार में बेच देते थे। पर अब इसको हमारे किसान भाई व्यवसाय के रूप में भी करना इसको शुरू कर दिया है। इसी संबंध में डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब बात व्यवसाय के रूप में हुई तो आप हमें ये बताएं कि इसको जो वक्से हैं उसको मतलब इसको इसकी ट्रेनिंग विधिवत रूप से अच्छे से करने के लिए कहाँ से प्राप्त करें? जी, किसान भाइयों के लिए हर चीज़ सीखने के लिए, एक नया प्रशिक्षण लेने के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। आपने देखा है हमारे देश में
मधुमक्खी विकास बोर्ड का एक संस्था चालू हुई है सरकार के द्वारा, हनी बी बोर्ड बोलते हैं इसको। हनी बी बोर्ड जो है भारत सरकार का एक उपक्रम है, ये सभी कृषकों को प्रशिक्षण दे रही है। और यदि आप अपने ज़िले में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या हमारे उद्यानिकी विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको विधिवत ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको विधिवत दूसरी चीज़ें भी सिखाई जाएगी जो आपके इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे मधुमक्खी शहद उत्पादन के अलावा मोम प्राप्त होता है, विष प्राप्त होता है, पॉलन ग्रेन प्राप्त होते हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें सिखाई जाएगी। जी डॉक्टर साहब, इसको प्रशिक्षण के बाद क्या सरकार से कोई आर्थिक सहायता हमारे जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसान भाई करना चाह रहे हैं या कोई और गरीब किसान भी करना चाहे तो क्या मिलती है? जी हाँ, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन हमारे मध्य प्रदेश में भी कार्यरत है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं और उनमें चयनित कृषकों को ये लाभ दिया जाता है। लगभग 40 से लेकर के 60% तक की इसमें सब्सिडी प्राप्त होती है। किसान भाइयों को एक बार उनसे संपर्क करना पड़ता है अधिकारियों से, फिर प्रशिक्षण में जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आने के बाद आप जब अच्छे दक्ष हो जाएं तो आपको इसका लाभ मिल जाता है। डॉक्टर साहब, शहद की बात चली तो न केवल किसान बल्कि जो उपभोक्ता हैं जो शहद खरीदना चाहते हैं वो चाहते हैं कि असली प्योर शहद मिले। तो इसकी जांच किसान भाई कैसे करेंगे? ये देखिए, ये आज के वर्तमान परिवेश में अभी कुछ समय पहले आया था कि हमारे भारत देश की बहुत सारी जो कंपनियां शहद बनाने वाली, लगभग 20-22 जो कंपनियां हैं, इनके शहद का टेस्टिंग किया गया और टेस्टिंग करने के बाद ये पाया गया कि इसमें बहुत सारे शहद जो है उसमें शुगर मिली हुई है। C4 शुगर कहते हैं, ये आर्टिफिशियली शुगर है, विदेश से कुछ चीनी के माध्यम से बनाया गया है और चीनी मिक्स किया गया है। इसको यदि हम शहद में डाल दिया जाए तो आप पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम यदि घर में रह कर के यदि इसकी टेस्टिंग करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम अपने कांच के गिलास में पानी लेकर के, पानी थोड़ा गर्म लें और उसमें हम शहद यदि 1 चम्मच से गिराएं तो वो पानी के नीचे तलहटी में बैठ जाएगा और यदि वो घुल जाता है तो ये समझ जाइए कि आपका जो शहद है वो मिक्स है या अशुद्ध है। यदि वो शुद्ध है तो कुछ नहीं होगा और आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी घोलने के लिए। तो किसान भाइयों, शहद की जांच तो बिल्कुल सामान्य कोई भी किसान भाई या कोई भी व्यक्ति कर सकता है। डॉक्टर साहब, शुरुआत जब किसान भाई मधुमक्खी पालन का करते हैं तो अपने जैसे बक्से उन्होंने लगा दिए, तो उनके लिए कोई भोजन के लिए स्वयं भी कुछ किसान भाई उनको या मधुमक्खी स्वयं उसका भोजन ग्रहण करना पड़ता है? जी, मधुमक्खियों को भोजन देना हम लोगों का सबसे मुख्य कार्य रहता है यदि मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो। यदि हम उनको भोजन नहीं देंगे तो मधुमक्खियाँ जीवित नहीं रह पाएगी। और भोजन देने के लिए हम आसपास के जो परिवेश है वहाँ फूल का उत्पादन लेते हैं, विभिन्न प्रकार की फसल लेते हैं जिसमें एक क्रम से फूल प्राप्त हो सके। और यदि कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें फूल नहीं मिल पा रहा है तो हम इन बक्सों को उठाकर ऐसी जगह स्थानांतरित करते हैं जहाँ पर अभी वर्तमान में फूल हों। या तीसरी परिस्थिति ऐसी भी आती है कि यदि कुछ भी ना हो तो हम उसको मधुमक्खियों के परिवार को जीवित रखने के लिए शक्कर का घोल बनाते हैं, पानी में घोल करके उसको कृत्रिम रूप से देते हैं ताकि वो जीवित रह सकें। डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश में किन किन कैसे ऐसे क्षेत्र हैं या कौन से ऐसे जिला हैं जहां मधुमक्खी पालन करना सहज और सुगम होता है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सरसों की खेती होती है। मुख्य रूप से मुरैना का जो क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र में आपने देखा है, वहाँ पर हम इसमें कोई भी कीटनाशी का प्रयोग नहीं करते हैं और यहाँ पर हम सीधे बक्से रख देते हैं तो हमें फ्री में बहुत अच्छे से शहद उत्पादन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा प्रदेश में बैतूल है, होशंगाबाद ज़िले हैं, मंडला ज़िले हैं जहाँ जैविक खेती की जा रही है, वहाँ भी शहद का उत्पादन लिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई, हमारे ग्रामीण जन, बल्कि हम ये कह सकते हैं गांव का हर व्यक्ति अगर शहद उत्पादन करना चाहे, घर घर उत्पादन करना चाहे तो क्या कर सकता है, कैसे करे? घर घर उत्पादन यदि करना है हमारे कृषक भाइयों को तो उसके लिए सबसे पहले आपको जैविक खेती की ओर अग्रसित होना पड़ेगा ताकि आपका गांव जैविक खेती का काम करे और वहां पर कोई भी जब केमिकल का, रसायन का प्रयोग नहीं होगा तो फिर आप मधुमक्खी उत्पादन में 2 बक्से से लेकर के आप 10 बक्से तक
ले सकते हैं और उसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं शहद उत्पादन की, पर वक्त है अब छोटे से अंतराल के बाद फिर हम आपको अधिक जानकारी देंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। डॉक्टर साहब, बात जब मीठी क्रांति की चल रही है तो शहद उत्पादन बहुत अच्छा उपाय है और फिर प्राचीन भारत में वैदिक काल से ही हमारे यहाँ शहद का आयुर्वेद के रूप में, घर घर दवाई के रूप में, बल्कि हम ये कहें कि गांव में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसका दवाई के रूप में उपयोग करते हैं। तो घर घर अगर जांच की जाए और जांच के बाद अगर बाज़ार में बेचा जाए तो सरकार की तरफ से क्या प्रोत्साहन है ऐसे लोगों को जो किसान भी नहीं है? एक बहुत अच्छा बाजारीकरण की बात करें, शहद का बाजारीकरण या मार्केटिंग की बात करें, तो इसमें यदि कोई भी जिसके पास ना ज़मीन हो ना शहद उत्पादन कर रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए हम रोजगार की संभावना इसमें देखते हैं। ऐसे लोग मधुमक्खी का शहद प्राप्त करके, रॉ मटेरियल प्राप्त करके, उसको कलेक्ट करने के बाद फिर बाज़ार में पैकिंग करके उतार सकते हैं। पहले आपने देखा शहद का मूल्य बहुत कम था, 70-80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से था, लेकिन वर्तमान परिवेश में सहकारिता का इतना अच्छा प्रबंधन हुआ है जिसके अंतर्गत 170, 180 से 200 रुपये किलो तक वर्तमान में शहद बिक रहा है और शुद्ध शहद बिक रहा है। डॉक्टर साहब, अब आपने पूर्व में बताया था कि जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में जैविक खेती से इस प्रकार के मधुमक्खी पालन अर्थात शहद उत्पादन का क्या संबंध है? मधुमक्खी एक प्रकार से जीवित प्राणी है जो हम लोगों के परिवेश में जैसे हम रहते हैं वो भी रहते हैं। वो अपना यदि भोजन ग्रहण करते हैं और उनके भोजन में यदि हानिकारक रासायनिक तत्व आते हैं तो फिर उनको विभिन्न प्रकार के रोग भी हो सकते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जैविक खेती में इसका परिवेश किया गया है। डॉक्टर साहब, जैसे अलग अलग फूल होते हैं जी, पहले से ही आम के फूल हैं, जामुन के फूल हैं, अब अभी आपने सरसों का, अजवाइन का बताया, क्या अलग अलग फूलों का अलग अलग शहद बनता है, ऐसा कुछ है? जी हाँ, बहुत सारे प्रकार के शहद होते हैं। लोगों को ये अवधारणा है कि सिर्फ शहद एक ही प्रकार का होता है, लेकिन मधुमक्खियों का पालन जब हम करते हैं बॉक्स के रूप में, तो हम यदि अजवाइन के खेत में शहद रखते हैं तो वो अजवाइन का शहद कहलाता है, और यदि हम उसको सरसों के खेत में रखते हैं तो सरसों का शहद कहलाता है। इसी प्रकार इनका कलर में भी अंतर आता है। जैसे अजवाइन का यदि है तो उसका कोका कोला कलर आता है, लेकिन यदि हम सरसों में रखें तो उसका सफ़ेद आता है। इसी प्रकार लीची का अलग कलर आता है, जाम का अलग है, जामुन का अलग है, और विभिन्न प्रकार के आपने देखा है। ये शहद का इन्हीं के आधार पर उनका जो कीमत है, उसकी जो राशि है वो 200 रुपये से लेकर के 2000 रुपये किलो तक है होती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने शहद की जो विभिन्नता है उसके बारे में बताया कि इससे आप रंग से या गंध से आप उसको पहचान कर सकते हैं। हाँ, गंध से पहचान कर सकते हैं, लेकिन रंग से पहचान करना थोड़ी समस्या का सामना होगा। लेकिन आप टेस्ट से उसको पकड़ सकते हैं कि ये कौन सा शहद है। कैसे? जैसे किसान या उपभोक्ता किसान ले जाए तो उसको देखता है, इसका कोई कलर अलग अलग होते हैं, अगर आप जानते हाँ, हैं तो बता दें। सभी के कलर जो है थोड़े थोड़े अंतर होते हैं कलर में। जैसे अभी बताया अजवाइन का कोका कोला
वाइट कलर लीची का होता है, सरसों का थोड़ा घी टाइप का होता है, ये थोड़ा सा जमने की भी प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार सभी शहद का अपना एक महत्व है, अपना एक स्वाद है, अपना एक रंग है, वो अनुभव पे आ जाता है। डॉक्टर साहब, चूंकि मधुमक्खी पे डंक होता है तो जी। इसमें क्या सावधानी सतर्कता बरते हमारे जो मधुमक्खी पालन व्यवसाय करना चाह रहे हैं? जी, मधुमक्खी में डंक होता है, लेकिन ये मधुमक्खी यदि आपको काटती है तो हानिकारक नहीं है, क्योंकि हम इसको छोटे परिवेश में लेते हैं और ये मधुमक्खियाँ एकदम से एक साथ कभी हमला नहीं करती हैं। और इसके जो डंक में जो विष रहता है उसमें आर्थराइट की समस्या दूर होती है। यहाँ तक कि उसकी एक थेरेपी भी प्रारंभ हो चुकी है कि वहाँ पर व्यक्तियों को इसका विष दिया जाता है। तो क्या मधुमक्खी का विष औषधीय गुणों के काम भी आता है? औषधि गुणों के ही काम में आता है, लाखों रुपए की इसकी कीमत है। यदि मधुमक्खियों से शहद प्राप्त करते हैं तो वैसे विष भी प्राप्त करते हैं और उससे इंजेक्शन बनाए जाते हैं। तो देख रहे हैं आप किसान भाई, मधुमक्खी पालन से शहद, छत्ते से मोम और उसका जो विष है वो भी लाखों रुपए की उसकी कीमत होती है, ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तमाम व्यवसाय करने के लिए हमारे किसान भाई अगर संपर्क करना चाहें ठीक से तो कहाँ किससे संपर्क करें? हमारे विभाग जो हैं मधुमक्खी पालन का मुख्य व्यवसाय जो करे जा रहे हैं, मुख्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, उद्यानिकी विभाग, ये सारे विभाग इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। खादी ग्रामोद्योग भी आपको प्रशिक्षण प्रदान करता है। हाँ, तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों को इनके लिए वहाँ कार्यालय में जाकर के संपर्क करना चाहिए, अपना आवेदन करना चाहिए और फिर इसकी खेती प्रारंभ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सच पूछो तो आपने हमारे किसान भाइयों को अलग एक नए प्रकार का कृषि के साथ व्यवसाय हमारे किसान भाई कर सकते हैं जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, खेती के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। इन अनुसंधानों को जानने के लिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। स्टार्टअप गांव तक पहुंचने से किसानों को लाभ। भोपाल जिले में करेली गुड़ मेला आयोजन। बौछारी स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक, किसानों के लिए उपयोगी हैप्पी सीडर। और आइए खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से एग्री इंडिया हैकेथॉन कार्यक्रम को आयोजित किया गया। एग्री इंडिया हैकेथॉन कृषि क्षेत्र में संवाद बनाने और नवाचारों में तेजी लाने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम है। प्रथम आयोजन कृषि के मौजूदा ढांचे के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने तथा समग्र रूप से उनके कल्याण के बड़े मिशन की दिशा में काम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक अनूठा प्रयास है। 60 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन छात्रों व युवा स्टार्टअप को अपने नवाचार और रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक सुनहरा मंच प्रदान करेगा। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इनोवेशन व स्टार्टअप्स गांव-गांव पहुंचने से छोटे किसानों का कल्याण होगा और खेती के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और कृषि की समस्याओं का एग्री हैकेथॉन के माध्यम से समाधान करने पर जोर दिया। श्री तोमर ने विश्वास जताया कि एग्री इंडिया हैकेथॉन के माध्यम से हमारे युवा रचनात्मक स्टार्टअप्स व स्मार्ट इनोवेटर्स के साथ कृषि क्षेत्र की बड़ी समस्याओं से निपटने में योगदान देंगे। युवाओं का आकर्षण खेती की तरफ कैसे बढ़े, फसलों का विविधीकरण कैसे हो, फर्टिलाइजर का उपयोग धीरे धीरे कम हो, हम जैविक खेती व सूक्ष्म सिंचाई की ओर तेजी से बढ़े, खेती में लागत कम हो, महंगी फसलों की तरफ जाएं, तकनीक का पूरा समर्थन कृषि को मिले, उत्पादकता बढ़े, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके एवं अधिकाधिक निर्यात करके किसानों को समृद्ध बना सके। भोपाल जिले में करेली गुड़ मेला आयोजन। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश में गाडरवारा तुअर दाल एवं करेली गुड़ का चयन किया गया। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तुअर दाल की विशेष स्वाद एवं अपनी पहचान के रूप में एक ब्रांड है।
इसी प्रकार करेली गुड़ ने भी देश विदेश में प्रसिद्धि हासिल की है। आत्मा योजना के अंतर्गत जिले के कृषकों के जैविक गुड़, सामान्य गुड़ एवं गाडरवारा तुअर दाल के उत्पाद के लिए विश्व प्रसिद्ध करेली गुड़ एवं सुप्रसिद्ध तुअर दाल मेला आयोजन भोपाल जिले में किया गया। बौछारी स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक। बौछारी और बूंद बूंद सिंचाई पर ध्यान दिया जाए तो न केवल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है बल्कि कृषि की उन्नत तकनीक भी विकसित की जा सकती है। इस तकनीक से श्रम की बचत तो होती ही है और ऐसे में खरपतवार पर नियंत्रण रहता है, बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की संभावनाएं कम रहती हैं। बौछारी सिंचाई में नली में पानी दबाव के साथ पंप द्वारा भेजा जाता है, जिससे फसल पर फुहारा द्वारा छिड़काव होता है। मुख्य नली बगल की नलियों में पानी उठाने वाली नली जुड़ी होती है। पानी उठाने वाली इस नली, जिसे राइजर पाइप कहते हैं, इसकी लंबाई फसल की लंबाई पर निर्भर करती है। क्योंकि फसल की ऊंचाई जितनी रहती है, राइजर पाइप उससे ऊंचा हमेशा रखना पड़ता है। इससे सामान्यतः फसल की अधिकतम लंबाई के बराबर होना चाहिए। पानी छिड़काव वाले हेड घूमने वाले होते हैं, जिन्हें पानी उठाने वाले पाइप से लगा दिया जाता है। पानी छिड़कने वाले यंत्र भूमि के पूरे क्षेत्रफल पर अर्थात फसल के ऊपर पानी छिड़कते हैं। दबाव के कारण पानी काफी दूर तक छिड़क जाता है, जिससे सिंचाई होती है। किसानों के लिए उपयोगी हैप्पी सीडर। फसल अवशेषों के खेत में जलने से हो रहे वायु प्रदूषण से बचाने में हैप्पी सीडर एक लाभदायक यंत्र है। यह यंत्र खेत में उपस्थित 5 टन से भी अधिक फसल अवशेष की अवस्था में भी आसानी से बुआई कर सकता है। हैप्पी सीडर अब नए रूप और ज्यादा बेहतर तकनीक सुविधा के साथ उपलब्ध है। अवशेष प्रबंधन करने में कारगर हैप्पी सीडर के इस्तेमाल से खेत में खरपतवारों पर नियंत्रण रहता है। इसका कारण यह है कि इस तकनीक में मिट्टी का ज्यादा उलटपुट नहीं कर सकते हैं। दरअसल हैप्पी सीडर खेतों में सीधी बुआई तकनीक पर आधारित कार्य करता है, जिससे खेतों में अवशेष नहीं बचते हैं। इस मशीन की बनावट में अवशेष कटाई एंड मल्चिंग इकाई है, जो कि अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में फैला देती है तथा इसके पीछे लगी इन्वर्टेड टाइप के फरो ओपनर द्वारा आसानी से बिना भूमि को ज्यादा खोदे हुए ही सीधी बुआई हो जाती है। इसकी कार्य क्षमता लगभग 25 से 35 हेक्टेयर प्रति घंटा है तथा इसको 45 से 55 HP ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जा सकता है। जिन खरपतवारों के बीज मिट्टी की गहरी सतह में होते हैं, उन्हें अंकुरण के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाता है। इस तरह मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में ये तकनीक सार्थक मानी गई है। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा और जाना कि आप खेतीबाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। तो एक तो जगह की कमी, दूसरे आपकी फसल से जो फूल होते हैं उससे पराग इकट्ठा उससे सेहत अच्छा बनता है। तो किसान भाइयों, ज़रूर आप इस व्यवसाय को करें। फिर होगी मुलाकात ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।